मई 1998 का महीना और राजस्थान के तपते हुए पोखरण रेगिस्तान में अचानक हुए कई धमाकों ने पूरी दुनिया को जैसे हिला कर रख दिया था। सच मानिए, इन धमाकों की गूंज इतनी तेज थी कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां लिटरली शॉक में थीं। किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी कि भारत ने चुपचाप खुद को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में स्थापित कर लिया है। रातों रात वैश्विक मंच पर सब कुछ बदल चुका था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक विकासशील देश ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड और ताकतवर जासूसी सैटेलाइट्स की नज़रों में धूल झोंककर अपना पूरा परमाणु शस्त्रागार तैयार कर लिया। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी रहस्य की गहराई में चलते हैं। उन हैरान कर देने वाले धमाकों से थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इस पूरी यात्रा की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से थी। देखिए, कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर II के ठीक बाद, जब अमेरिका ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। तो हर तरफ एक तरह की न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई। 1949 में रूस, फिर 1952 में यूके, 1960 में फ्रांस और 1964 आते आते चीन ने भी अपने टेस्ट कर लिए। अब आप खुद सोचिए, इन लगातार होते परीक्षणों ने भारत पर कितना भारी जियोपॉलिटिकल प्रेशर डाल दिया होगा। जवाब देना अब बस एक विकल्प नहीं बल्कि समय की मांग बन चुका था। तो अब आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, जियोपॉलिटिक्स और वो अदृश्य खतरे। 1960 और 70 के दशक में देश के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां आ खड़ी हुईं जिन्होंने रक्षा नीति को पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया। 38,000 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 1962 में चीन के साथ हुए अचानक युद्ध में भारत को 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन गंवानी पड़ी थी। इस झटके के ठीक बाद 1964 में चीन का सफल परमाणु परीक्षण, इस पूरी सिचुएशन ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी थी कि अब देश को एक न्यूक्लियर डिटोरेंट यानी एक मजबूत परमाणु निवारक की बहुत सख्त जरूरत है। जरा 1971 के इस नेवल स्टैंड ऑफ को देखिए। एक तरफ अमेरिका का 75,000 टन क्षमता वाला विशाल टास्क फोर्स और यूके का बेड़ा, और दूसरी तरफ भारत का INS विक्रांत, जिसकी क्षमता थी सिर्फ 20,000 टन। अंतर देख रहे हैं आप। ऐसे मुश्किल वक्त में USSR की नौसेना ने अपने न्यूक्लियर हथियारों के साथ हस्तक्षेप किया, तब जाकर विदेशी बेड़ों को पीछे हटना पड़ा। इस घटना ने एक बहुत बड़ा सबक दिया कि भाई, अपनी संप्रभुता के लिए खुद की ताकत होना कितना जरूरी है। भाग 2, पायनियर्स और कुछ बहुत ही दर्दनाक झटके। चलिए उन ब्रिलियंट दिमागों की बात करते हैं जिन्होंने इस न्यूक्लियर इनिशिएटिव की नींव रखी, और उन रहस्यमय घटनाओं को भी देखते हैं जिन्होंने इस रास्ते को और मुश्किल बना दिया। इस पूरे प्रोग्राम के पीछे 3 बहुत ही अहम चेहरे थे। JRD टाटा, जिन्होंने शुरुआत में वो बेहद क्रूशल फंडिंग दी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो इस पूरे साइंटिफिक रिसर्च को लीड कर रहे थे, और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 1965 में इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव प्रोग्राम को ऑफिशियली हरी झंडी दिखाई। और ये फैसला तब लिया गया था जब देश मानवीय सहायता के लिए दूसरे देशों पर काफी निर्भर था। ये अपने आप में एक बहुत बोल्ड कदम था। लेकिन फिर आता है जनवरी 1966 का वो मनहूस महीना, जब देश को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे। एक विमान दुर्घटना में डॉक्टर भाभा की अचानक मृत्यु हो गई, और उसी महीने प्रधानमंत्री शास्त्री की भी बेहद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इन लगातार हुई रहस्यमयी मौतों ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को जैसे ब्रेक लगा दिया। 2 सबसे बड़े मार्गदर्शक एक ही झटके में छिन गए थे। तीसरा भाग, स्माइलिंग बुद्धा, जब दुनिया सच में सन्न रह गई। समय आगे बढ़ा, इंदिरा गांधी का कार्यकाल आया और 75 समर्पित वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पहले परीक्षण को अंजाम देने की ठानी, और शर्त सिर्फ एक थी, एब्सोल्यूट सीक्रेसी। अब मटेरियल जुटाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। BARC और DRDO की टीमों ने लिटरली चमत्कार कर दिखाया। संसाधनों को मोड़ने के लिए पूर्णिमा रिएक्टर को बंद किया गया। वहां से वो प्लूटोनियम निकाला गया जो मूल रूप से कनाडाई तकनीक से मिला था, और फिर वासुदेव अय्यर ने न्यूट्रॉन इनिशिएटर का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डिजाइन तैयार किया जिसे बनाना उस वक्त के सबसे एडवांस देशों के लिए भी सिरदर्द था। और फाइनली 18 मई 1974 राजस्थान के उसी रेगिस्तान में 12 किलोटन का एक अंडरग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया गया। कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और मजे की बात देखिए, ये पूरा धमाका वेस्टर्न इंटेलिजेंस की नाक के ठीक नीचे हुआ और उन्हें भनक तक नहीं लगी। इस गजब की सीक्रेसी ने रातों रात दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन जाहिर है, दुनिया चुप तो बैठने वाली थी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरदस्त बैकलैश देखने को मिला। कनाडा ने तो तुरंत अपने सारे प्रोजेक्ट्स वापस खींच लिए। इसके बाद NPT, CTBT और NSG जैसी बेहद सख्त संधियां लागू कर दी गई। मकसद बड़ा साफ था,
भारत की न्यूक्लियर सप्लाई चेन को पूरी तरह से अलग थलग कर देना। बाहर से कोई मदद, कोई तकनीक मिलना अब लिटरली नामुमकिन हो गया था। अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे रोमांचक भाग पर, ऑपरेशन शक्ति और इसकी बेमिसाल गोपनीयता। 1990 के दशक में दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ जो कैट एंड माउस गेम खेला गया ना, वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। देखिए, 1995 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय भी एक कोशिश हुई थी, लेकिन उस वक्त अमेरिकी CIA के एडवांस जासूसी सैटेलाइट्स ने हमारी तैयारियों को पकड़ लिया। फिर क्या था, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से इतना भारी कूटनीतिक दबाव आया कि हमें वो मिशन वहीं रोकना पड़ा। इसके बाद से तो अमेरिकी सैटेलाइट्स 24 घंटे पोखरण पर नजर डड़ाए बैठे थे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही था कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में दोबारा ऑपरेशन शक्ति की योजना बनी, तो हमारे वैज्ञानिक इन CIA के सैटेलाइट से बचे कैसे। और ये हिस्सा न सच में गजब है, जो रणनीतियां अपनाई गई वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग थी। सैटेलाइट्स को अंधा करने के लिए जो ट्रिक्स यूज हुई वो सुनिए। पूरा जिम्मा आर्मी की 58 इंजीनियर रेजिमेंट को सौंपा गया। कोई भी भारी काम दिन में नहीं होता था, सब कुछ सिर्फ रात के अंधेरे में। सारे साइंटिस्ट के लिए आर्मी की यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी कर दिया गया ताकि वो फौजी ही लगे। यहां तक कि छलावे के लिए नकली पेड़ पौधे और कैमोफ्लेज नेट्स लगाए गए, और सेंसर केबल्स को तो रेत के टीलों के नीचे ऐसे छिपाया गया कि ऊपर से किसी को शक भी ना हो। और गोपनीयता का लेवल देखिए, किसी का भी असली नाम इस्तेमाल नहीं हो रहा था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन गए थे मेजर जनरल पृथ्वीराज, और R चिदंबरम को कोड नेम मिला मेजर जनरल नटराज। ये सब इसलिए था कि अगर कोई भी विदेशी एजेंसी साइट की रेडियो बातचीत इंटरसेप्ट कर भी ले, तो उन्हें जरा भी भनक न लगे कि वहां सिविलियन साइंटिस्ट मौजूद हैं। इन सारी मास्टरमाइंड प्लानिंग और रातों की मेहनत का रिजल्ट आया 11 से 13 मई 1998 के बीच, जब एक के बाद एक 5 सफल धमाके हुए और ऑपरेशन शक्ति पूरी तरह कामयाब रहा। बिना किसी बाहरी मदद के, पूरी तरह स्वदेशी संसाधनों के दम पर देश ने खुद को एक स्वतंत्र न्यूक्लियर पावर के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। इस पूरे एक्सप्लेनर के कंक्लूजन में जो मैसेज हमारे नेताओं ने दुनिया को दिया, वो बहुत अहम है। उन्होंने साफ कहा कि हमारे परमाणु हथियार सिर्फ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है। ये हथियार किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच के तौर पर बनाए गए। और इसी के साथ हम एक गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत और ग्लोबल पीस के बीच का ये जो नाजुक संतुलन है, आने वाले कल में ये दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा।